नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें देश की राजनीति के 10 मुख्य समाचार आपके लिए लेके आए हैं। 10 मिनट में 10 बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। दोस्तों फटाफट से रुख करते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। संकट पर घिरी मोदी सरकार, जेपीसी की मांग पर अड़ा विपक्ष की अगले हफ्ते चल पाएगी संसद की कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी समूह चौतरफा मुश्किल से घिरा हुआ है। एक तरफ उसके शेयर बुरी तरह गिरते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को संसद में लगातार उठा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की एकजुटता की वजह से संसद के बजट सत्र के पहले चरण में अभी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं शुरू हो पाई है। विपक्ष हिंडनबर्ग और अडानी समूह की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़ा हुआ है और दोनों सदनों में हंगामे की वजह से बजट सत्र के पहले हफ्ते में कोई कामकाज नहीं हो पाया है और इस बार बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि मौत स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी में इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। पार्टी बचाने की मुहिम में हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। हमारी चिंता का विषय है कैसे ये पार्टी बचेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमने सोचा हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि कैसे पार्टी बचाई जाए। तो दोस्तों, बीजेपी को लेके उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पर ये बड़ा बयान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी से चुनाव लड़े सीएम शिंदे, फिर देखता हूँ कैसे जीतते हैं, आदित्य ठाकरे ने दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। वर्ली से विधायक ठाकरे ने शुक्रवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में अपने पिता उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले शिवसेना के अन्य विधायकों और सांसदों को इस्तीफा देने तथा नए सिरे से मतदाताओं का सामना करने की चुनौती दी। आदित्य ने कहा कि मैंने इन असंवैधानिक मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि मैं वर्ली से विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा और आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें, देखते हैं कि आप वर्ली से कैसे जीतते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन 13 दल बदलू सांसदों और 40 विधायकों को भी चुनौती दे रहा हूं कि वो इस्तीफा दें और फिर से चुनाव लड़ें तथा देखें कि क्या वो निर्वाचित हो सकते हैं। जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने और आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मर्द अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, मोदी सरकार एक उद्योगपति को बचाने में जुटी, यूपी में भाजपा आते ही शुरू हो गया अन्याय। जी हाँ दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। आरोप लगाया कि मोदी सरकार एक उद्योगपति को बचाने में लगी हुई है। उद्योगपति का 1 लाख करोड़ रुपए डूब गया है। उद्योगपति प्रधानमंत्री जी का मित्र है। अखिलेश यादव शनिवार दोपहर रामपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के बेटे के शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने DHFL में पैसा जमा किया था। पैसा डूबने पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने CBI जांच कराई और सभी अधिकारी जेल भेजे गए। सवाल उठाया कि क्या SBI और LIC के अधिकारी जेल भेजे जाएंगे, क्योंकि उद्योगपति ने भी SBI और LIC से कर्ज लिया है। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन उसमें महंगाई और बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं है। मोदी सरकार की विदाई का ये अंतिम बजट था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केसीआर का दावा 2024 में मोदी होंगे सत्ता से बाहर, कहा पानी को लेकर राज्यों के बीच कराया जा रहा है युद्ध। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला किया। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएगी। महाराष्ट्र दौरे के दौरान नांदेड़ में केसीआर ने कहा कि पीएम मोदी आज सत्ता में हैं, वो जितना चाहें बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर सकते हैं, लेकिन 2024 के बाद हम सत्ता में आएंगे और हम इस निजीकरण को वापस ले लेंगे। हम बिजली क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करेंगे और 90% सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि भारत के पास 361 अरब टन कोयले का भंडार है
हमारे पास इतने संसाधन हैं, इसके बावजूद हम निजी कंपनियों की बात कर रहे हैं। अडानी पावर, अंबानी पावर, अगर पूरे बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर दिया जाएगा तो वो कंपनियां ब्लैकमेल करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विभाग से आ रही है बदलेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में होगी बारिश, 2 दिन तक आंधी तूफान की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में ठंड जा चुकी है। दिन में गुनगुनी धूप निकलने की वजह से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8-10 फरवरी के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दस्तक देगा, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे में बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाबा रामदेव पर राजस्थान में एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ रविवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में संतों की एक बैठक में कथित रूप से शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी पठाई खान की शिकायत के आधार पर चौटन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चौटन थाने के एसएचओ भूतराम के मुताबिक आईपीसी की धारा 153 ए, 295 ए और 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 2 फरवरी को संतों की बैठक में बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म के इस्लाम और ईसाई धर्म से तुलना करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का आरोप लगाया था। बाबा रामदेव ने कहा था कि इस्लाम धर्म मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना ज़रूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है, चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनकर जो मनाए वो करो। दोस्तों इसी बयान पर उनके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम देश एक कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कहा कि मुसलमान का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, इसीलिए हमें पूरी तरह शरीयत पर अमल करना है। इसके साथ ही बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश के संविधान में हर शहरी को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी है, इसीलिए वो आम नागरिकों की मजहबी आज़ादी का एहतराम करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का इरादा छोड़ दें। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में नदवातुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों से ये आह्वान किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योग गुरु विवाद पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी विवादों में घिरे हुए हैं और अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। केंद्र ने संसद के बाद अब सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार आम लोगों के पैसों का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और अब सोमवार को एलआईसी और एसबीआई दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर भेजवाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो चुका है शुरू। जी हाँ दोस्तों, अलवर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अलवर जिले में रविवार को जगन्नाथ जी मंदिर व कांग्रेस कार्यालय में शुरू हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मंदिर में ढोक देकर अभियान की उन्होंने शुरुआत की और इसके बाद वो बाजारों में व्यापारियों से मिले। एक दुकान पर व्यापारियों को राहुल गांधी की लिखी चिट्ठी दी गई। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों से मुलाकात की और उसके बाद देश भर में सामने आए हालातों को अब जनता तक पहुंचाने के लिए इस अभियान यानी कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया गया है। उनके द्वारा लिखी चिट्ठी घर घर तक लेकर जाएंगे ताकि आमजन को देश के हालातों का पता चले। अगले 1.5 महीने तक घर घर जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी जोड़ो यात्रा के बाद होने जा रही है
कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक, वेणुगोपाल बोले कि ये होगा गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की पैदल यात्रा को सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताया। वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह बात कही। वो पार्टी की होने वाली बैठक की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या बात की, लेकिन आपने देखा कि ये कैसी रही। ये देश के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन में से एक बन गया। रायपुर में होने जा रही पूर्ण बैठक को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भारतीय राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित होगी।